हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अब तक हमने सुना सॉन्गलैंड विभूषण को अपने साथ रहने के लिए पूछता है। विभूषण इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो उसे बताता है उसे भूख लगी है। सॉन्गलैंड उसे अपने सीक्रेट हाउस में ले आता है और उसे खाने के लिए हॉट नूडल देता है। विभूषण बड़े चाव से उसे खा लेता है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होती है और इसी बीच विभूषण सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। अब जबकि उसने इतनी भाग दौड़ जो की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है तो खुद को अनजान जगह में पाकर वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता हुआ रोने लगा था। सॉन्गलैंड उसे कंसोल करने का ट्राई कर रहा था, मगर विंग उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। सॉन्गलैंड उसे समझाने में कामयाब होता है, वो उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। विंग अपने घर वापस जाने की बात कर रहा होता है। सॉन्गलैंड उसे एड्रेस पूछता है और फिर वो खुद उसे घर पहुँचाने के लिए उसकी सिटी जाता है। रास्ते में विंग सो चुका था, जिसकी कुछ समय बाद विभूषण एक्टिव हो गया था और उसके बदले नेचर को देखते हुए सॉन्गलैंड उससे सवाल कर रहा था। अगली सुबह वो इतनी पैनिक क्यों कर रहा था। विभूषण तब उसे बताता है वो बस डरा हुआ है। उस पर्सन ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, इवन उसे सेल कर दिया। वो ये सब भूल नहीं पाया है और अब उसे रिवेंज चाहिए। अगर सॉन्गलैंड उसकी मदद करता है तो वो उसे काफ़ी सारे पैसे दे सकता है। सॉन्गलैंड कहता है कि सच में उसके पास पैसे हैं जो तुम मुझे अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे पहनने के कपड़े भी मैंने तुम्हें दिए हैं, एक नाजुक सी बॉडी के सिवा तुम्हारे पास क्या ही है। ये सुनने के बाद विभूषण उसे घूरता हुआ कहता है कि सॉन्गलैंड को भी उसकी बॉडी में इंटरेस्ट है। ये सुनकर सॉन्गलैंड अचानक से कार का ब्रेक लगाता है और उसे कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ और इसलिए तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तुम्हें तो मेरा थैंक्सफुल होना चाहिए। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है फिर तो काका मुझे सच में आपका थैंक्सफुल होना चाहिए। अब मुझे अपने लिटिल ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आपने कल रात भी बिना फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उल्टा मेरी केयर की। अब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो लगातार सॉन्गलैंड की तारीफ करने लगा था। सॉन्गलैंड कहता है बस बस, मुझे चने की झाड़ में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ। मैं उन जैसों में से एक हूँ जिन्होंने तुम्हें पकड़ रखा था। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है हाँ, पर आपने मेरी मदद की, मेरे लिए आप अच्छे हो। ये सुनकर सॉन्गलैंड स्माइल करता है और फिर कहता है तुम उस पर्सन से रिवेंज लेना चाहते हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है वो स्लम एरिया के सेक्शन 5 में मुझे लेकर गया था। उस जगह में काफ़ी कम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सी खाली झोपड़ियाँ हैं। मुझे लगता है वो उसी एरिया का है। अगर हम वहाँ जाकर उसके बारे में पता करें तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। मुझे उसका फेस अच्छे से याद है। मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। काका मेरी हेल्प करो। वो बहुत ही होपफुल आइज के साथ सॉन्गलैंड की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैंड उसकी रिवेंज के लिए मदद करने के तैयार था और उसने अपने फ्रेंड साउथ सिंजन को अपने साथ मिला लिया। विभूषण घर जाने से पहले वो अपनी रिवेंज को ले लेना चाहता था। इसके लिए वो सॉन्गलैंड के साथ स्लम वाले एरिया में आ जाता है और उस पर्सन को फाइंड करके मार डालता है। वो उस पर्सन को काफ़ी टॉर्चर करता है और उसे टॉर्चर करते हुए उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो पर्सन मर चुका था, फिर भी विभूषण उसे स्टेप कर रहा था और उसकी सर से भी ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि फाइट के दौरान उस अल्फा ने विभूषण को काफ़ी हर्ट किया था। इसके बावजूद विभूषण सॉन्गलैंड की मदद से उस पर्सन को मार डालता है। उसकी सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो खुद भी बेहोश हो जाता है। सॉन्गलैंड उसे साउथ सिंजन को सौंप देता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए और वो खुद उस पर्सन की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। साउथ सिंजन जब विंग की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे विंग की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। वो इस बारे में सॉन्गलैंड से बात करता है। उसका माइंड अनस्टेबल है, मुझे इसका ऑपरेशन करना होगा, मगर मैं अकेला इसे ट्रीट नहीं कर सकता। ये बच पाएगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, ये भी कोमा में है, कुछ भी हो सकता है। सॉन्गलैंड बिस्तर पर लेटे विंग की तरफ देखता हुआ कहता है जब मैंने इसे देखा था ना तो मुझे एक पल की लगा ये तुम्हारा छोटा वर्जन है। पता नहीं क्यों मैं इससे कनेक्टेड हो चुका हूँ और मैं इसे मरने नहीं देना चाहता। साउथ सिंजन इसे बचाने की पूरी कोशिश करो। साउथ सिंजन पूरी कोशिश करते हैं। वो अपने साथ बेस्ट से बेस्ट लोगों को हायर करते हैं विभूषण के ऑपरेशन के लिए। उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब सॉन्गलैंड प्रोवाइड करता है और ये ऑपरेशन बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रहा था। ऊपर से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये केस ही सबसे डिफरेंट था, लेकिन इसके बावजूद वो सभी सक्सेसफुल होते हैं। ऑपरेशन के ठीक 5 दिन बाद विभूषण को होश भी आ जाता है। जब वो पूरी तरह से रिकवर कर रहा था तो साउथ सिंजन उसे बताता है उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे अब भी ढूंढ रहे हैं।
तो विभूषण वापस जाने का फैसला करता है। मैडम ये उस पर काफी गुस्सा करती हैं। आखिर इतने दिनों से वो कहाँ था, वे कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। विभूषण उन्हें मना लेता है। वो वापस से जंग फैमिली में अपनी लाइफ स्टार्ट कर देता है। विभूषण के लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर विंग नहीं, उसके साथ जो हादसा हुआ है उसे भूल नहीं पाया है। उसकी मेमोरी में वो सब अभी भी स्टोर है। उसके साथ कैसे हरेसमेंट हुई है, अगर वो स्ट्रांग होता तो कोई उसे हरेस्ट नहीं करता। तो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए वो सॉन्गलैन से हेल्प मांगता है और स्कूल जाने के बहाने वो सॉन्गलैन से मिलता है और सॉन्गलैन उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा था। विंग ने तो उन्हें अपना मेंटोर मान लिया था और उनकी सारी बातें मानता था। वहीं जंग फैमन को विंग की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। वो स्कूल बंक करके ना जाने किसके साथ मिलने जाता है, तो वो उसका स्कूल बंद करा देते हैं और उसे घर बैठा देते हैं। वहीं विंग तो संगत की वजह से पूरा स्पॉइल हो चुका था। वो जंग फैमन की कहाँ से सुनता है, वो तो हमेशा वही करता है जो उसका मन करता है, जिसके कारण जंग फैमन ने उसकी काफी बार उसकी पिटाई की है। इसलिए विंग कोशिश करते हैं जंग फैमन का वो दिल जीत सके ताकि उसे मारना पड़े, मगर जंग फैमन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनके लिए तो विंग टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। पता नहीं कब इसका साइको दिमाग इस पर हावी हो जाए और ये किसी को किल कर दे। उन्हें अपनी फैमिली की काफी फिक्र थी, रेपुटेशन की फिक्र थी। उन्हें डर था विंग का सीक्रेट कहीं बाहर ना आ जाए। यह विंग ने सॉन्गलैन के साथ ट्रेनिंग अपनी प्रोटेक्शन के स्टार्ट की थी, मगर वो कब उनके साथ मिलकर लोगों को मर्डर करने लगा उसे भी नहीं पता चला। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लोगों को हायर किया, बड़ी बड़ी डील उसके हाथ में आने लगी। इवन वो जंग फैमन को भी सपोर्ट करने लगा था, वो भी काफी सीक्रेट तरीके से। वो पीछे रहकर अपनी क्राइम को अंजाम दिया करता था। प्रेजेंट में देखते हैं विंग लैंसन को देख रहा था। वो कितना पीसफुली वो सोया है, वो उसे जगाता नहीं है और आराम से उससे अलग होता है और फ्रेश होने को चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तब तक लैंसन जाग चुका था और वो अपनी आंखें रब कर रहा था। वो विंग को टॉवल से बालों को पोंछता देखता है। वो स्माइल करता है और विंग को जाकर हक कर लेता है और उसके लिप्स में किस करता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, आज तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और वो दोबारा से उसे किस करने जा रहा था। विंग से दूर धक्का देकर वो कहता है, इव, उससे दूर रहो, तुम मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते, तुमने अभी ब्रश भी नहीं किया है। ये सुनकर लैंसन कहता है, अरे कुछ नहीं होता यार। ये सुनकर विंग कहता है, क्या कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से। लैंसन कहता है, अच्छा तो ब्रश करने के बाद कर सकता हूँ। और वो उसे दोबारा से हक करने जा रहा था। विंग उसे दूर करता हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। लैंसन कहता है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा मॉर्निंग रोमांस करना चाहता हूँ, पर तुम एक नंबर की खरोच स्टूपिड ओमेगा हो। वो ऐसा कहकर उसके सर पर हिट करता है। विभूषण गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, तुम बददिमाग अल्फा, रुको मैं तुम्हारे सारे रोमांस का भूत उतारता हूँ। और वो ऐसा कहकर लैंसन की पिटाई शुरू कर देता है और लैंसन वॉशरूम की तरफ भागने लगता है और दरवाजे को बंद कर देता है। विंग बाहर खड़ा होकर हाइपर हो रहा था। वो खुद को शांत करने के लिए लॉन्ग ब्रीथिंग देता है और खुद को शांत करता हुआ कहता है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, हर वक्त इसे मेरे पर चढ़ना है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से जा रहा था। तभी लैंसन डोर के उस पार से कहता है, मैं खुद को तुम्हारा हस्बैंड मानता हूँ और तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ, बस तुम मुझे मौका नहीं दे रहे हो। इतना सुनकर तो विंग डोर पर किक करता हुआ कहता है, बस्टर कहीं की, तुम इस तरह बातें करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम निकलो बाहर। मैं तुम्हें बताता हूँ विंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही सारा समझ रहे हो ना। और वो ऐसा चिल्लाता हुआ डोर को ना जाने कब से पीट रहा था। लैंसन डोर को ओपन करके बाहर आ जाता है और वो बस अपने टावर में था। विभूषण उसके सामने खड़ा था और बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। लैंसन अपने बालों को टावर से पूछता हुआ कहता है, मुझे देखने की इतनी तरफ हो रही है, तुम मेरे बात लेने का भी इंतजार नहीं कर पा रहे हो। व्हाट रविश, वो और कुछ कहने जा रहा था। तभी देखता है लैंसन की टावर वो तो नीचे छूट गई है और विंग की नजर ना जाने कहाँ जाकर टिक चुकी थी और उसकी आंखें वाइल्डली बड़ी हो गई थी। और फिर वो चीख पड़ता है, आ! और वो फिर घूम जाता है और चिल्लाने लगता है, सेमलेस कहेंगे, तुम अपनी एक टावर नहीं संभाल सकते। लैंसन जिसे कोई परवाह नहीं थी, वो विंग को बैक से हक कर लेता है। उसकी ठंडी बॉडी से तो विंग कांपने लगा था। उसे अपना फेस लैंसन के फेस से टच होता फील होता है। उसकी हार्ट बीट तो वहीं रुक चुकी थी। वही लैंसन से कह रहा होता है, वाइफी याद है तुम्हें, तुमने फर्स्ट टाइम क्या कहा था, मेरा साइज बुरा नहीं है, जबकि तुमने इसे देखा ही नहीं था। अब जबकि तुमने इसे देख लिया है तो तुम अभी से कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ऐसा कहकर वो विंग की बेली पर अपने हाथ फैलाने लगा था। उसकी टच को फील करके विंग उसे तुरंत ही दूर हटता है
वो पलट कर उसका जवाब देने वाला था, पर वो देखता है लैंसन अभी भी नेकेड खड़ा है और टॉवेल होते हुए भी वो खुद को कवर नहीं करना चाह रहा है। तो वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम उस दिन भी सेमलेस थे और अब भी सेमलेस हो बास्टर। और वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अगर वो और थोड़ी देर रूम में रहा तो लैंसन उसे टीज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। वो रूम से बाहर आ जाता है और वो पूरी तरह से ब्रश कर रहा होता है। उसके चेहरे लाल पड़ गए थे। ओह गॉड, उसने आखिर क्या ही देख लिया। लैंसन की इन हरकतों की वजह से उसका पूरा सिस्टम ही उलट गया है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी है और अब तो उसे अपनी बॉडी के आसपास लैंसन का ऑरा फील होता है। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, किसने सोचा था उसे ये सब भी फेस करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लैंसन तो अभी भी स्माइल कर रहा था और खुद को रेडी कर रहा था ऑफिस जाने के लिए। लैंसन तो ऑफिस के जाता है और विंग घर पर ही रहता है। वो मैडम लैनी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ गार्डनिंग करता है एंड उसके टाइम बस घर पर ही बीत रहे थे। आज विंग फिर से खुद से डिनर प्रिपेयर कर रहा था। डिनर रेडी होने के बाद वो मिसेस लैनी के पास आ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इतनी देर हो गई लेकिन अब तक वो दोनों वापस नहीं आए हैं। मिस्टर लैन कहते हैं, सच में इतनी देर हो गई, वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। विंग, तुम लैंसन को कॉल करके उसके बारे में खबर क्यों नहीं लेते हो? विंग बुरी तरह से चौंक जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो तो हकलाने लगता है क्योंकि उसके पास तो लैंसन का नंबर ही नहीं था। वो कहाँ से उसे कांटेक्ट करेगा। इतने में उन्हें बाहर से कार की वॉइस आती है तो विंग कहता है, लगता है वो आ गए। और विंग थोड़ा खुश हो जाता है और स्माइल करता है। जब उसने एक पर्सन के साथ अंदर एंटर करते हैं और वो पर्सन मिस्टर लैन और मिसेस लैनी के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है और उनसे स्माइल करके बातें करता है, उन्हें गिफ्ट देता है। मिसेस लैन और मिस्टर लैन भी उसे स्माइल करते हुए उसका हाल चाल पूछने लगते हैं। मैंग उनसे बात करने के बाद विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम विंग हो ना? मुझे सिस्टर ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं सिस्टर का पार्टनर हूँ, मेरा नाम विंग क्या हुआ है। तुम मुझे या बुला सकते हो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदा है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आए। मैं तो तुम लोग की वेडिंग में आना चाहता था, मगर क्या करता, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पर, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं पहले ही फ्लाइट से यहाँ आ गया। वैसे मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ ना। मैं तो तुमसे कब से बात कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तभी लैंसन कहते हैं, तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तब ना वो बेचारा कुछ बोलेगा। तुम तो उस पर चढ़े जा रहे हो। शांत हो जाओ, पानी पी लो। मिंग याओ थोड़ा मुंह फुलाकर लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन उसे देखकर प्यारे से स्माइल करते हैं और विंग भी उन्हें देखकर स्माइल करने लगा था। मिंग याओ उसे काफी बड़बोड़ा और चेयरफुल नेचर का लग रहा था। अब इतने में लैंसन भी घर वापस आ जाता है और वो मैंग याओ को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मैंग याओ लैंसन के ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहने लगता है, ओ माय ब्रदर इन लॉ, तुमने मैरिज कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर तुम तो मैरिज के बाद से मुझे भूल गए हो, ना कॉल ना मैसेज। अब तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की कदर नहीं है। एक बार मुझे मैसेज करके बता देते तो मैरिज करने जा रहे हो। मुझे तो तुम्हारे भाई से पता चला, मुझे बुरा लगा। ये सुनकर लैंसन मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें बताने का क्या फायदा, कौन सा तुम आने वाले थे। और वैसे भी मुझे तुम्हें खुद से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर चीज़ की खबर तो भाई ऐसे ही दे देते हैं, तो फिर मैं तुम्हें पर्सनली इन्फॉर्म क्यों करूँ। फिर से यूएस से आने के बाद तुम थोड़ी चबी दिख रहे हो। और ऐसा कहकर वो जोरों से याओ की चिक्स को पकड़कर खींचने लगता है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल रहा था। याओ उसके हाथों को हटाता हुआ कहता है, क्या कर, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपनी चिक्स को सराहता हुआ कहता है, सुचैन देखो ये क्या बोल रहा है, मैं बिल्कुल भी चबी नहीं हूँ। लैंसन जुम करता हुआ कहता है, अरे तुम बहुत चबी हो चुके हो, देखो। वो बस याओ के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। याओ थोड़े रोने जैसी शक्ल बनाकर लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चबी नहीं हो, वो बस तुम्हें ऐसे ही टीज कर रहा है। मगर तुम पहले की तरह जब एक प्रिंस बन जाते हो मैं तब भी तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। और ऐसा कहकर वो याओ के हाथ में किस करते हैं और उन्हें ऐसे लवी डबल देख कर तो मिस्टर लैन तो स्माइल करते हैं, मगर लैंसन मुँह बना रहा था। और याओ तो लैंसन की बात सुनकर प्लस करने लगा था। ये दोनों चाइल्डहुड से साथ हैं और यहाँ याओ मैरिज के बाद भी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए यूएस गया था और आज फाइनली वो वापस आ गया है। सारी फैमिली इकट्ठी हो चुकी थी तो सभी फैमिली डिनर करते हैं। जहाँ याओ तो डिनर के टाइम भी बोलना बंद नहीं कर रहा था। वो अपने बारे में सारी बात बता रहा था, उसने यूएस में क्या किया और वो अब क्या करने वाला है। वो सभी से अपने करियर के बारे में डिस्कस कर रहा था। फिर उनका डिनर कंप्लीट होने के बाद सभी आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। लैंसन और विंग भी अपने रूम में आ चुके थे।
और वो दोनों बेड में बैठकर अपने गिफ्ट को देख रहे थे जो याओ ने उन्हें दिया था। विंग अपने गिफ्ट को ओपन करता हुआ लैंसे से पूछता है, मैंने तो सुना था लैन फैमिली अपनी ओमेगा को घर से बाहर काम करने की परमिशन नहीं देते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंसे उसे देखकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर विंग कहता है, वो एक्चुअली मेरा भाई मैरिज से इसलिए भागा था क्योंकि उसे लगा मैरिज के बाद वो अपना करियर नहीं बना पाएगा और न ही उसकी स्टडी पूरी होगी। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, लैन फैमिली में पढ़ाई करने से किसी को रोक टोक नहीं है, पर हाँ हमारी फैमिली में पहले ओमेगा काम पर नहीं जाते थे और काफ़ी सारी डिसिप्लिन भी हुआ करती थी, मगर जब से लैन फैमिली की कमान को मेरी ग्रैंड मदर ने संभालना शुरू किया तो उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। किसी को भी रोक टोक नहीं है और ये चीज़ मेरे फादर भी फॉलो करते हैं। मदर तो फादर के साथ काम किया करती थी, मगर उन्हें काम पसंद नहीं है तो उन्होंने काम छोड़कर घर पर रहना शुरू कर दिया, इसलिए शायद रूमर्स बन चुके हैं। आज भी हम पुराने विचारों के साथ चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। वैसे वो तुम्हारे भाई को अगर कोई दिक्कत थी तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, मगर वो तो ऐसे ही भाग गया। पर ठीक ही है, उसने अच्छा ही किया। ये सुनने के बाद विंग कहता है, क्या अच्छा किया, वो मुझे फंसा कर गया है। ये सुनकर तो लैंसे की थोड़ी हंसी छूट जाती है और वो स्माइल लिए विंग को अपने गिफ्ट को अनपैक करते हुए देख रहा था। तभी विंग अपने हाथों में कुछ निकाल कर देखता है और कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, इसे मैं कैसे पहन सकता हूँ? ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ याओ ने तो उसे बहुत सारी अजीब गरीब की चीज़ों के साथ सेक्सी ड्रेस भी दी थी, जिसे देख कर तो विंग का मुंह खुल गया था। हाँ, इसे पहन कर तो मैं कभी भी बाहर ना निकलूं। आखिर उसने मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दी? वो तो उन सारी चीज़ों को देखकर वियर्ड से एक्सप्रेशन दे रहा था। वही लैंसन उन्हें उठाकर विंग की तरफ कर रहा था और देख रहा था विंग पर कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा जचेगा, और वो अपनी इमेजिनेशन में विंग को उन सारी चीज़ों को पहने हुए देखता है और पागलों की तरह स्माइल करने लगता है और विंग से कहने लगता है, विंग क्या तुम इन्हें ट्राई नहीं करोगे? चलो ना, इनसे खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और वो बस हंसे जा रहा था। विंग उसे ऐसे देख कर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बत्ती से कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है? पता नहीं उसने मुझे क्या सोचकर ये सारी चीज़ें दी हैं, ये आईपैड के सिवा और कुछ भी चीज़ें काम की नहीं है। लैंसन उसके करीब आकर कहता है, विंग चलो ना। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, डोंट टेल मी, तुम्हें माइंड में जो भी थॉट है निकाल फेंको। लैंसन साय करता वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने सख्त क्यों भर रहे हो? विंग उसे अपनी एक हाथ से दूर करता हुआ कहता है, तुम इसे नहीं समझ सकते। लैंसन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग इस पर कहता है, तुम इसका मतलब सिर्फ ये समझो, मैं तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला, समझ गए माय डियर हस्बैंड? विंग तो ऐसा कहकर उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। और इसी सीन के साथ ये बड़ा पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।